जय हिंद दोस्तों। मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल टुडे ज्योग्राफी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति के विषय में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, किस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जगहों पे अलग अलग प्रकार की वनस्पति क्यों उगती है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में क्या अंतर है, क्या कारण है कि भारत के पश्चिमी भाग में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन मिलते हैं, क्या कारण है कि पर्वतीय प्रदेशों के गिरिपथ में उपोष्णकटिबंधीय और ऊपरी भागों में टुंड्रा और अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना अवश्य चाहिए। वीडियो देखने से पहले आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? बहुत सरल सवाल है, लेकिन उसका उत्तर यदि बोला जाए तो देने में थोड़ी तकलीफ होती है कि क्या है नेचुरल वेजिटेशन। समान भाषा में हम कहें, प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य ऐसी वनस्पतियों से है जो मनुष्य के बिना हस्तक्षेप के उगती हो, जिसमें मनुष्य का कोई योगदान ना हो। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लग जाते हैं, छत में पीपल खूब सारा लग जाता है, उसमें आपका तो कोई योगदान नहीं है। यही नेचुरल वेजिटेशन है और इसी को हम क्या कहते हैं? अक्षत वनस्पति। अक्षत वनस्पति, अक्षत वनस्पति को इंग्लिश में कहते हैं वर्जिन वेजिटेशन, अर्थात ऐसी वनस्पति जिसको कोई छेड़छाड़ नहीं की गई हो, जो स्वतः उगी हो। प्राकृतिक वनस्पति दो प्रकार की होती है। पहला होती है देशज, अर्थात जो मूल रूप से उसी देश का पौधा हो, जैसे हम भारत का ले सकते हैं, भारत में ही पैदा हो, जैसे महुआ, आम। और विदेशी, विदेशी जो विदेश से लाया है, जैसे यूकलिप्टस कहते हैं, यूकलिप्टस का पेड़। मतलब देशज जो मूल रूप से उस देश का पौधा हो, विदेशी मतलब जो विदेश से लाके भारत में लगाए गए हो। हमने देखा होगा कि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। वो कौन से कारक हैं, वो कौन से आधार हैं जिसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर वनस्पतियों में अंतर पाया जाता है? वो क्या क्या है? धरातल, जिसके अंतर्गत हम भूभाग मृदा पढ़ेंगे। जलवायु, जिसके अंतर्गत हम तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षण या वर्षा पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले धरातल पढ़ते हैं। भूभाग, भूभाग का क्या मतलब है? पर्वत, पठार, मैदान। आप सब जगह गए होंगे, पर्वतों में भी गए होंगे, पठारों में गए होंगे, मैदानों में। आपने देखा होगा कि वहां अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि मुख्यतः वो धरातल से संबंधित होती है। ऊंचाई के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तो वनस्पतियों के रूप में भी परिवर्तन दिखने को पड़ता है। समतल भूमि किसके लिए उपयोग होती है? कृषि कार्य के लिए होती है। जबकि उबड़ खाबड़ भूमि और असमतल भूमि में ज्यादातर जंगल रहते हैं और वहां जीव जंतु रहते हैं। मृदा, विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। यही कारण है कि इन विभिन्न मृदाओं में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है। जैसे रेगिस्तानी भागों में, कौन सी वनस्पति पाई जाती है? कटीली, है ना, झाड़ियां और कैक्टस पाई जाती हैं। इसके विपरीत यदि डेल्टाई प्रदेश हो, नदियों के मुहाने हो, वहां पे कौन सी मिट्टी मिलती है? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी में क्या मिलते हैं? ज्यादातर पर्णपाती वन। ये भारत के संदर्भ में बात हो रही है। पर्णपाती वन मिलते हैं। और जहां पे पर्वतीय ढालों पे ढलानों पर मिट्टियों की परत मोटी होती है, वहां पे मिलते हैं शंकुधारी वन। तो विभिन्न प्रकार की मृदाओं में विभिन्न प्रकार के वनों की उत्पत्ति होती है और मृदा का वनस्पतियों
उत्पत्ति में प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है कि जिस प्रकार की मृदा होगी उसी प्रकार की वनस्पति होगी, और जिस प्रकार की वनस्पति होगी उसी प्रकार की मृदा का भी निर्माण होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कारक है वो जलवायु, जिसके अंतर्गत तापमान पड़ेंगे। वनस्पतियों की विविधताओं और विशेषताओं के निर्धारण में तापमान की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी क्षेत्र में माना जाता है कि 6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होने पे ही वनस्पतियों का निर्धारण होता है, या वनस्पतियां उगती हैं, जिसको हम कह सकते हैं उत्पत्ति होती है। यदि हम हिमालय के संदर्भ में देखें तो 915 मीटर की ऊंचाई पर तापमान की विभिन्नता के कारण ही यहां से धरातल से उपोष्ण कटिबंधीय से लेकर शीतोष्ण से लेकर अल्पाइन और फिर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, जिसका मुख्य आधार सिर्फ तापमान है, क्योंकि जैसे जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई में जाएंगे तापमान की विविधता के कारण वनस्पतियों में विविधता देखने को मिलेगी। किसी भी स्थान पे सूर्य ताप की मात्रा या सौर ऊर्जा कितनी मिलेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस स्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। अक्षांशीय स्थिति क्या है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई क्या है, और ऋतु कौन सी है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में पौधों का शीत ऋतु पे अपेक्षा काफी तेजी से विकास होता है, और हम लोग ये कॉमनली जानते हैं, समान रूप से जानते हैं कि पेड़ों के नीचे किसी भी फसल का या कोई भी सब्जी बोई जाए तो नहीं होती, क्योंकि सूर्य ताप की मात्रा प्राप्त नहीं होती। हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे ये हिमालय है और ये कर्क रेखा है। हम जैसे जानते हैं कि सूर्य की जो उपस्थिति है साल भर वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होती है। इसका मतलब है हिमालय का जो ये दक्षिणी ढाल है वो सूर्य के सामने साल भर लंबवत रहता है, या अर्थात इस ढाल पे सूर्य के प्रकाश की साल भर उपलब्धता रहती है। यही कारण है कि हिमालय के दक्षिणी ढाल पे उत्तरी ढाल की अपेक्षा अधिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, और जिसका एक प्रमुख कारण है कि सूर्य ताप की उपलब्धता, वर्षण या वर्षा। जैसे कि आप जानते हैं कि आपने पिछले पाठ में पढ़ा कि भारत की जलवायु क्या मानसूनी प्रकार की है। इस प्रकार भारत में 2 स्रोतों से वर्षा होती है, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो मानसून का आगमन है, और दूसरा क्या है, उत्तर पूर्वी जो मानसून की वापसी है। इससे अधिकांश वर्षा होती है, और यही कारण है कि जहां वर्षा की मात्रा अधिक होती है वहां पे वनस्पतियों में संघनता, जैव विविधता भी अधिक देखने को मिलती है। यदि हम भारत के मानचित्र को ही ले लें, इस तरह के जल्दी से एक मानचित्र बना लेते हैं। आप ये देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून का रूट है, तो यदि आप इधर से इधर जाएंगे इस तरफ तो क्या होगा, वनों की मात्रा कम होती चली जाएगी। और यहां पे क्या है, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे हमने पढ़ा है कि यहां पे 200 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जबकि उसके पूर्वी ढाल पर क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाता है, वहां पे पर्णपाती वृक्ष मिलते हैं। तो जहां पे वर्षा की मात्रा अधिक होगी वहां पे आपको वनस्पति या प्राकृतिक वनस्पति अधिक देखने को मिलेगी। भारत में जलवायु और मृदा की विभिन्नता के कारण विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख है पर्वतीय वनस्पति, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, वेलांचली व अनूप वनस्पति और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब ये यदि इस क्षेत्र को आप ध्यान से देखिए तो कौन सा क्षेत्र है जहां भारत में अधिक वर्षा होती है, इसलिए यह वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है
जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यदि आपको मेरा पिछला वीडियो जलवायु वाला या पिछला पार्ट जलवायु वाला याद है तो ये क्या क्षेत्र था, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, जहां 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा होती थी। उत्तर पूर्वी राज्यों में 200 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती थी और अंडमान निकोबार में भी 200 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती थी। ये उन क्षेत्रों में मिलती है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पौधों को विकास के लिए तापमान थोड़ा सा अधिक चाहिए। वृक्षों की लंबाई 60 मीटर से अधिक होती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सदाबहार वन है वो इतने घने होते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रजातियों के वन पाए जाते हैं, तो सूर्य की रोशनी के लिए आपस में होड़ लगी रहती है, जिसके कारण ये 60 मीटर से अधिक होते हैं। कई जगहों तो ये 90 मीटर तक पाए जाते हैं। कई परतों वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह प्रश्न कई बार आया है। ये ऐसे कौन से वन है जहां विभिन्न परतों की वनस्पतियां मिलती है? परतों का मतलब है कि नीचे घास, फिर छोटे वृक्ष, मध्यम आकार के वृक्ष और बड़े वृक्ष। तो यहां 3 से 4 परतें मिलती हैं और ये कई बार परीक्षाओं में, अच्छी से अच्छी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। कोई पतझड़ का मौसम नहीं होता। इनको क्या कहते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष मिलते हैं और प्रत्येक प्रजाति के जो वृक्ष की विशेषता ये होती है या खूबी होती है कि उनके पत्ते गिराने का समय अलग अलग होता है। तो मान लीजिए कि 10 प्रजाति के वृक्ष मिल रहे हैं, एक यहां पे दो महीने में गिराते हैं, फिर अगले 2 महीने में गिराते हैं, फिर अगले 2 महीने में गिराते हैं, तो क्या हुआ? हमेशा 8 प्रकार प्रजातियों के वृक्ष में पत्ते नजर आएंगे। तो यह हमेशा हरा भरा रहता है, इसलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट नाम से भी जाना जाता है। भारत में ये 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यदि आपको जलवायु याद है और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा याद है तो बहुत इजी से कनेक्ट कर लेंगे। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्व के राज्य, इधर ये बंगाल का डेल्टाई प्रदेश, इधर तमिलनाडु का भी एक तटीय प्रदेश है सीमित रूप से। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्योंकि बहुविकल्पिक में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सदाबहार वन कहां कहां मिलते हैं। तो कहेंगे अरे तमिलनाडु में तो मिलता नहीं, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण यहां भी काफी वर्षा हो जाती है, तो जिसके कारण सदाबहार मिलते हैं। फिर ये अंडमान निकोबार, रोजवुड, एबोनी, आयरवुड, महोगोनी यहां के प्रमुख, आयरन ना लगेगा, यहां के प्रमुख वृक्ष है। देखिए इन वृक्षों का यदि भारत के संबंध में देखें तो थोड़ी लकड़ी कठोर होती है, तो इतना ज्यादा व्यापारिक महत्व नहीं है। लेकिन यदि इस क्षेत्र को देखा जाए तो अंग्रेजों के समय में इन वनों को बहुत बड़ी मात्रा में नष्ट किया गया था। इसका प्रमुख कारण था यहां चाय, कॉफी और रबड़ के बागानों का विकास करना, जिसके कारण इन वनों का काफी बड़ी मात्रा में विनाश किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्राकृतिक वनस्पति है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। ये भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों में वन है। ये देखिए पूरा जो लाल रंग से दिख रहा है, हिमालय के गिरिपथ से लेके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इधर देखिए महाराष्ट्र का बहुत बड़ा भाग, ठीक है, गुजरात का दक्षिणी भाग, ये पूरे भागों में इसका विस्तार है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। उसका कारण है कि ये वर्षा, क्योंकि ज्यादातर मानसूनी वर्षा पे आधारित है, इसलिए मानसूनी वन भी कहते हैं। यहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होती है। यदि आप ध्यान से मानचित्र को देखेंगे, यदि जलवायु वाला याद है कि वर्षा इस रूप से इधर घटती है और इधर से पश्चिम से पूर्व इधर घटती है और पूर्व से पश्चिम, तो ये वनों का विस्तार यहाँ 200 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे जाते जाएंगे तो यहाँ 70 सेंटीमीटर, इधर 200 सेंटीमीटर और इधर घटते जाएंगे तो 70 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है। जल की उपलब्धता के आधार पर 2 प्रकार के हैं। अर्ध पर्णपाती वन, जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और शुष्क पर्णपाती वन, जहां 70 से 100 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है। इन्हें पर्णपाती वृक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साल के एक विशेष प्रकार के मौसम में वाष्पीकरण से बचने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। जनरली ग्रीष्म ऋतु से थोड़ा पहले गिरा देते हैं
ताकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया से बच सके। ये दो प्रकार के थे, जैसे मैंने आपको बताया। पहला है अर्ध पर्णपाती वन, मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये वहां मिलते हैं जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। अब कहां होती है 100 से 200 सेंटीमीटर? यदि उत्तर भारत में देखें तो पूर्व से पश्चिम की ओर, और दक्षिण भारत में देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर। तो उत्तर पूर्वी राज्यों यहां पे होते हैं, कई जगह मिलते हैं। यदि ऊंचाई कम हो, हिमालय के गिरिपदी, ये पूरा गिरिपथ उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर एरिया में, ठीक। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, ये पश्चिमी घाट है, उसके पूर्वी ढाल पे, इधर पश्चिमी ढाल पे सदाबहार वन है, पूर्वी ढाल पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। झारखंड, यहाँ पे छत्तीसगढ़, पश्चिमी उड़ीसा, यहां पे मुख्यतः ये पर्णपाती वन मिलते हैं। और दक्षिण भारत में आप ये देख रहे हैं साल, सौगौन, शीशम, महुआ, आंवला आदि प्रमुख वृक्ष है। तो इसका क्या मतलब है? साल, सौगौन के बारे में तो सभी जानते हैं। इसका मतलब है इन वनों का व्यापारिक महत्व बहुत अधिक है। यही कारण है कि इन वनों का भी काफी विनाश या नुकसान पहुंचाया गया है, ताकि इनसे लकड़ियां प्राप्त की जा सके अपने आर्थिक लाभ के लिए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का जो दूसरा वर्ग है वो शुष्क पर्णपाती वन, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। वो उन क्षेत्रों में मिलता है जहां 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसका विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व में जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में, अर्थात इस तरफ के वाले भागों में। प्रमुख वृक्ष है साल, सागौन, पीपल तथा नीम। वनों को नष्ट करके कृषि कार्य हुआ, क्योंकि ये वन ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार में मैदानी भागों में पाए जाते हैं। तो बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति के लिए इन वनों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया है, ताकि कृषि कार्य किया जा सके। उसके अलावा आवासीय कार्य आदि के लिए भी किए गए हैं। प्रमुख जानवर है शेर, सिंह, सुअर, हिरण और हाथी। तो ये था उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटने के कारण वनस्पतियों में अंतर आता जाता है। क्योंकि यदि इस ट्राइंगल को हम एक पर्वत मान ले, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तापमान घटने लगेगा, और उसी घटने के क्रम में क्या होगा, वनस्पतियों में भी भिन्नता देखने को मिलेगी। नीचे उपोष्ण कटिबंधीय वनों से लेकर ऊपर आपको अल्पाइन टुंड्रा तक के वन देखने को मिलेंगे। इन वनों को भारत में दो भागों में बांटा गया, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। इसका प्रमुख कारण क्या है कि उत्तर के जो पर्वत है वो ज्यादा ऊंचे हैं, तो वहां विभिन्न प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, वनस्पतियां मिलती हैं। जबकि दक्षिण भारत के जो है वो उनकी ऊंचाई कम है, तो वहां आपको दूसरे प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं। यहाँ पे चूंकि अलग से इसलिए नहीं बना गया क्योंकि यहां मुख्यतः सदाबहार वन मिलते हैं, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ इन वनों में परिवर्तन देखने को मिलता है। जबकि ये पर्वतीय वन है जिसको प्लस के निशान से दिखाया गया है, ये भारत के पर्वतीय वन क्षेत्र है। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और ये उत्तरी अरुणाचल प्रदेश का एरिया है जहां इन वनों का विस्तार देखने को मिलता है। पर्वतीय वनों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं उत्तरी पर्वतीय वन, जिसके अंतर्गत मुख्यतः हम हिमालय पर्वतीय वन को पढ़ेंगे। देखिए, पर्वतीय वनों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती जाती है। यही कारण है कि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन से लेकर टुंड्रा और अल्पाइन तक के वनस्पतियां पाई जाती है। भारत में जो उत्तरी पर्वतीय वनों का विस्तार है वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में देखने को मिलती है। इस ट्रायंगल के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की है कि क्या कारण है कि पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में अलग अलग प्रकार की वनस्पति मिलती है। पहले हम पढ़ लेते हैं कि 900 मीटर तक जो पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पति है वहां तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वर्षा का प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व में ज्यादा वर्षा होती है, पश्चिम में कम वर्षा होती है। तो कैसे वृक्ष मिलते हैं, वनस्पति मिलती है? सदाबहार, अर्ध सदाबहार, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, कटीले वन वनस्पति और सवाना। जैसे यहां सदाबहार, अर्ध सदाबहार, अर्ध पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती और ये कटीले वन। 900 मीटर तक की ऊंचाई तक
पर्वतीय भागों में तापमान की अपेक्षा वर्षा का अधिक प्रभाव पड़ता है। उसके ऊपरी भागों में उपोष्णकटिबंधीय अर्ध समशीतोष्ण शंकुधारी टुंड्रा। अब आपको थोड़ा ये देख के लग रहा होगा कि यहाँ पश्चिमी हिमालय में 1500 है तो पूर्वी में 1800 या 2400, यहाँ 2700 या 3000, यहाँ 3300, ये अंतर क्यों है 300 मीटर का? इसका प्रमुख कारण है कि जो पूर्वी हिमालय है वो पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा कम अक्षांशीय विस्तार पे है, अर्थात भूमध्य रेखा से पास है, इसका अक्षांशीय विस्तार कम है। दूसरा, ये समुद्र के थोड़ा पास है तो यहाँ पे तापमान का प्रभाव ज्यादा ऊंचाई तक पड़ता है। इसके कारण यहाँ जो वनस्पति मिलती है वो 300 मीटर की अधिक ऊंचाई पे मिलती है। उपोष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती 1500 से 1800, समशीतोष्ण और आर्द्र 1000 से 2000 की मीटर की ऊंचाई पे आपको चौड़ी पत्ती वाली ओक और चेस्टनट देखने को मिलती है, जबकि 2000 से 3000 की ऊंचाई वाले आपको ब्लू पाइन सप्रूस मिलते हैं। यहीं पे आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखने को मिलते हैं, और 3000 से 4000 जिसको हम टुंड्रा वनस्पति कहते हैं, वहां आपको ब्लू पाइन, जूनिपर, बर्च आदि वृक्ष देखने को मिलते हैं। आप पश्चिमी हिमालय में देखेंगे कि 4000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पे कोई वनस्पति नहीं, क्योंकि ये हिम क्षेत्र है तो यहाँ पे वनस्पतियों का बहुत कम विकास या नहीं के बराबर हुआ है। लेकिन इसके विपरीत पूर्वी हिमालय में आप देखेंगे कि 4000 मीटर के ऊपर भी टुंड्रा प्रकार की वनस्पति आपको देखने को मिलती है। दक्षिणी पर्वतीय वन ये मुख्यतः प्रायद्वीप के क्षेत्रों में मिलते हैं, जहां पे जिसके अंतर्गत हम 3 भागों को काटते, पश्चिमी घाट, विंध्याचल, नीलगिरी। ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूरा विंध्याचल हो गया, और ये नीलगिरी के क्षेत्र। 1500 मीटर की ऊंचाई तक के पर्वत मिलते हैं। औसत ऊंचाई की बात हो रही है ना, नहीं तो अनाई मुड्डी तो 2600 मीटर पे है, ये औसत ऊंचाई की बात हो रही है। यहाँ उपोष्ण लेके शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की वनस्पतियां मिलती है, क्योंकि ऊंचाई अधिक है तो शीतोष्ण के ऊपर की नहीं मिलती। जैसे आपने उत्तरी पर्वतीय वन में देखा कि आपको शंकुधारी, टुंड्रा इस प्रकार की वनस्पतियां मिलती है, लेकिन ये दक्षिण भारत में नहीं मिलती। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ों पे शीतोष्ण कटिबंधीय वन को शोलास कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार विभिन्न परीक्षाओं में, महत्वपूर्ण परीक्षाओं में इन प्रश्नों को पूछा गया कि सोलास प्रकार की वनस्पति कहां पे आपको देखने को मिलती है, तो ये दक्षिण पर्वतीय वन में देखने को मिलती है। केरल, कर्नाटक और पश्चिमी घाट के ये जो पूरा पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, यहां पे ये वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। लैरेल और सिनकोना प्रमुख वृक्ष है। सिनकोना किस लिए इस्तेमाल होता है? मलेरिया के लिए क्विनोन की गोली बनती है वो सिनकोना ही वृक्ष से ही बनती है, तो इसके कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जो वन है ऊंचाई पे, इनका थोड़ा नष्ट किया गया है अंग्रेजों के समय में, अभी नहीं। मुख्यतः चाय बागान और कॉफी के उत्पादन के लिए काफी मात्रा में इन वनों को नष्ट किया गया है या नुकसान पहुंचाया गया है। अगली जो वनस्पति भारत में पाई जाती है वो है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, ट्रॉपिकल ड्राई थ्रॉन फॉरेस्ट। ये देखिए, ये जो पूरा एरिया है आप देख रहे हैं, जैसे हम पूर्व से पश्चिम के आएंगे वर्षा कम होती जाएगी, तो जिसके कारण यहाँ पे बिल्कुल वर्षा या बहुत कम वर्षा होती है। तो ये कहाँ मिलते हैं? 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो भारत के इन भागों में, और ये जो एक आंतरिक भाग आपको दिख रहा है, यहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो इसलिए इन वनों का विस्तार यहाँ पे है। वृक्ष बिखरे, क्योंकि वर्षा कम होती है तो जहां थोड़ा थोड़ा पानी मिलता है वहां पे इन वृक्षों का विस्तार होता है। जड़ें लंबी होती है, जड़ें लंबी इसलिए होती हैं ताकि काफी गहराई से वो भूमिगत जल को प्राप्त कर सके। पत्तियां छोटी होती हैं और नोकीली होती हैं ताकि वो अपने आप को वाष्पीकरण की प्रक्रिया से बचा सके। कैक्टस सबसे महत्वपूर्ण है। बेर, बबूल, खजूर आदि वृक्ष इन क्षेत्रों में मिलते हैं। वृक्षों के नीचे 2 मीटर तक की घास भी मिलती है जहां पे पानी की उपलब्धता हो जाती है। प्रमुख जानवर जंगली गधा, यहाँ पे भारत का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल एस गधों का। ये विश्व का एकमात्र पार्क है, ये भी जान लीजिएगा आप गधों के लिए। ऊंट, भेड़िया, शेर और आदि। विस्तार देखिए, विस्तार कहां पे? ये राजस्थान, मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान, पाकिस्तान के बॉर्डर तक, गुजरात, ये छत्तीसगढ़ और ये तेलंगाना का कुछ भाग है, मध्य प्रदेश, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में थोड़ी जगहों पे। यह मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, क्योंकि वर्षा की मात्रा इधर से इधर ही घटेगी, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है जहां पे इन वनों का विस्तार मिलता है। इन वनों पे जहां पे पानी की उपलब्धता हो जाती है वह खेती भी काफी की जाती है।
आखिरी प्रकार की जो भारत में प्राकृतिक वनस्पति है वो है वेलांचली व अनूप वन। इसका मतलब है कि देश के अर्ध प्रदेश, तालाब, झील, नदी जहां भी पानी इकट्ठा होता है उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। और ये जो 8 प्रदेशों में जिसको विभाजित किया गया है, इसके 70% भाग में भारत में चावल की खेती होती है। क्योंकि चावल की खेती के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, तो ये मुख्यतः चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। तो कौन कौन से हैं ये 8 आंध्र प्रदेश? दक्कन के पठार के जलाशय और दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्र के लैगून। इसका मतलब ये वाला क्षेत्र जिसमें वेबनाथ लैगून है, अष्टमुडी लैगून है, ये वाले दक्कन के, ये दक्षिण पश्चिमी तट के लैगून। राजस्थान, गुजरात के कच्छ की खारी पानी की झीलें, ये वाला पूरा खारा पाना जो कच्छ का रण है, ये दूसरा वाला। मध्य प्रदेश व राजस्थान के पूर्व ताजे पानी की झीलें, मतलब राजस्थान मध्य प्रदेश से पूर्व की ओर जाने पे जो ताजा पानी की झीलें हैं जो बरसात से बनती है, उसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि के लैगून, ये पूर्वी तट पे कौन कौन से हो गए? चिल्का हो गए, पुलिकट हो गए, फिर ताजे पानी की झीलें कोलेरू हो गई, ठीक है। फिर गंगा के मैदान में ताजा जल वाले कच्छ क्षेत्र, ये पूरा जो गंगा का मैदान है आपका कच्छ क्षेत्र, कैसे जो विसर्प बनाती है गंगा नदी, उसके बाद ये जो विसर्प का अलग हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? गोखुर झील। हाँ, तो ये कच्छ वाले क्षेत्रों में दिखता है आपको गोखुर झील, ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान, आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र घाटी अपने बाढ़ के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो उसके बाढ़ के मैदान। उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय के कच्छ के अनुरूप, कच्छ व अनूप, ये उत्तर गिरिपद, मतलब हिमालय की ये जो शिवालिक के गिरिपद में यहाँ पे जितने भी आंध्र प्रदेश होंगे, झीलें, तालाब, नदियां सब इसके अंतर्गत आते हैं। कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियां, ये कश्मीर और लद्दाख में पोंगोंग शो, जिसमें भारत और चीन के बीच में काफी हुआ था, ये लवणी झील है अर्थात खारे पानी की झील है जो लद्दाख में है। इसके अलावा वूलर डल झील जो कश्मीर में है। अंडमान निकोबार के आर्द्र व मैंग्रोव क्षेत्र, ये अंडमान निकोबार है, आर्द्र और मैंग्रोव क्षेत्र। मैंग्रोव क्या है? ये देखिए सुंदरवन का डेल्टा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। मैंग्रोव को क्या कहते हैं हम लोग? ज्वारी वन भी कहते हैं, ज्वारी वन। इसके लिए मैं बस इसी वीडियो में आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा कि भारत में मैंग्रोव वन क्या, कहां कहां पाए जाते हैं और क्या 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 है। तो ये था भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों का एक छोटा सा स्वरूप। मैंग्रोव वन ये मुख्यतः उन क्षेत्रों में उगते हैं जहां पे ताजे जल और खारे जल का आपस में मिश्रण होता है, और ये ज्यादातर लवड़ी जलों में उगते हैं। यदि आप भारत में ये देखें तो ये कहां पे है? ये आपकी सुंदरवन एरिया है जो विश्व के बहुत बड़े मैंग्रोव वन क्षेत्रों में। इसके अलावा महानदी, कृष्णा और गोदावरी डेल्टाई क्षेत्रों में भारत में देखने को मिलते हैं। भारत में इसका कुल जो क्षेत्रफल है 6740 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का करीब 7% है। लेकिन यदि हम बांग्लादेश के भी सुंदरवन डेल्टा को पूर्ण ले ले तो ये विश्व का सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्रों में एक बनता है। भारत में मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे सुंदरी नाम की लकड़ी मिलती है। इसके अलावा महानदी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा में मिलते हैं। जो प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों में पाई जाती, सुंदरी, केवड़ा व बेंदी आदि है। इनको संरक्षण की बहुत आवश्यक है। कारण है कि इनका अतिक्रमण किया गया, क्योंकि जो सुंदरी नाम की लकड़ी है वो नाव बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इसके लिए काफी बड़े क्षेत्रों में इसको नष्ट किया गया है। और यदि मैंग्रोव वनों को नष्ट किया जाएगा तो क्या होगा? यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र, जीव जंतु भी इफेक्टेड होंगे। इसलिए आवश्यकता है कि इन वनों को संरक्षित किया जाए ताकि यहाँ पे पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और सारे प्रश्नों का उत्तर कि प्राकृतिक वनस्पति क्यों है, भारत की विभिन्न जगहों पे अलग अलग प्रकार की वनस्पति क्यों पाई जाती है, सोलास किसे कहते हैं, चीड़, ओकनट और चेस्टनट के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, मोहगोनी, एबोनी की पेड़ किस प्रकार की जगहों पे मिलते हैं, सिनकोना का प्रयोग किस प्रकार की दवा बनाने में किया, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको ही वीडियो देखने को मिल गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।